वॉस के बाद थर्ड फॉर्म लगा दिया। और अब्लेज का मतलब होता है बर्निंग अवस्था में। ठीक है, ऑन है, बिल्कुल ऑन है। आवाज आ रही है? देखो, सेट अब्लेज जो है ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वॉस सेट अब्लेज होगा, पैसिव वॉइस में होगा। आरआरबी इलेक्ट्रिकल की बैच शुरू कर रहे हैं बेटा, बस आपका सीबीटी 2 आ गया है, आज से हमें मिलने लगा है इसका। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जल्दी करेंगे। देखो, सीएचएसएल की बात कर रहे हो शिवम, सीएचएसएल का सिलेबस कोई कम नहीं है सीजीएल से, इसीलिए बिल्कुल सेम चीज है, पढ़ो बिल्कुल। देखो, फीट तो दोनों मिला के होता है विनीत, एक होता है तो फुट होता है ना, दोनों मिला के फीट होता है। बुक लिस्ट क्या चाहिए इसको? अभिनव को बुक लिस्ट कौन सी चाहिए पूछ लो, क्या है ये। और क्वेश्चंस? लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस कराया था और उसका स्ट्रक्चर वगैरह बताया था। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। यस, गॉट यहाँ पे कॉजिटिव वर्ब है। आई हैव गॉट योर वर्क डन में हरमन। बुक लिस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग ग्रामर। ग्रामर के लिए पहले आप मेरा वॉल्यूम 1 करोगे, उसके साथ साथ 1000 डिटेक्टिंग एरर और 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लोगे। और दूसरी बात है, आप पोर्टल में अभी आपको सब चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट में डाल ही रही हूँ। लास्ट क्लास मिस हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहले वो क्लास अटेंड कर लेना, क्योंकि उस क्लास में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट डिटेल है। ठीक है, क्योंकि ये फिर बीच से हो जा रहा है। देख लो, आओ तीनों ये सेंटेंस जरा देखो ध्यान से। कहाँ है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है या फंडामेंटल राइट्स, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले लिख चुके हैं, लेकिन वो अब भी गारंटी करता है ना। जैसे कि ये नॉवल पहले लिखा जा चुका है, लेकिन किस चीज पर पूछते ना, ये नॉवल क्या चीज है, तो कहोगे ये जो विडोज है यानी जो विधवाएं हैं उनके प्लाइट यानी कि दुख तकलीफ जो उनके होते थे उसके बारे में ये नॉवल है। और भगवत गीता तो कहता है, अब कहता है क्या, कह चुका, कहो बहुत पहले,
लेकिन इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हो कि जो बुक है, जिस बुक का नाम लिखा हुआ है, वो बुक का रेलेवेंस आज भी है और उसमें जो लिखा हुआ है वो आज भी उसमें लिखा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। लिखो, किताबें पहली लिखी जा चुकी है। The books have been already written. किताबें पहली लिखी जा चुकी है। The books have been already written. लेकिन but उनका importance अभी भी है, but their relevance is still the same. उनका इम्पोर्टेंस अभी भी है, द रेलेवेंस इज स्टिल द सेम। इसीलिए हेंस वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। हेंस द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखो, किताबें पहले लिखी जा चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म है, भगवत गीता तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका लिख के, लेकिन आज भी जो लिखे हुए हैं उनका रेलेवेंस है। कहोगे ना, ऐसी भी बहुत सारी किताबें हैं जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें जो है लिखा हुआ तो है ना, आज भी पढ़ोगे तो वही सेम चीज लिखा हुआ है। इसीलिए वो पास्ट टेंस नहीं है, वो प्रेजेंट में है, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो आज भी दर्ज है। तो ये हमारे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग देख लो कि जब ऐसे सेंटेंस, पहला क्वेश्चन आया हुआ है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आया हुआ है, नेक्स्ट आवर पॉइंट, देखो ये दोनों सेंटेंसेस, नहीं, सैडली नो वन वॉज फाउंड अलाइव होगा हमन। अब देखो ध्यान से, ये दोनों, हियर कम्स अ चीफ गेस्ट का, मैं यहाँ पे खड़ी होके एंकरिंग कर रही हूँ किसी फंक्शन का, और जैसे चीफ गेस्ट अंदर एंटर करेंगे हॉल से, मैं कहूंगी हियर कम्स अ चीफ गेस्ट। अब देखो, जैसे मैंने कहा हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, एक्सक्लेमेशन के साथ इसलिए कहा ताकि उतने ही जोश के साथ जो भी यहाँ बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं वो खड़े होके उनको स्वागत करें और तालियों के साथ उनको अंदर लाएं। इसका मतलब क्या है कि मैं एक्सक्लेमेशन के साथ इस एक्शन को बता रही हूँ जो एक्शन हो चुका, मतलब आ चुके हैं, या फिर कह सकते हैं कि अंदर अभी आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे ना हमने कॉन्टिन्यूअस यूज किया, ना ही आ चुके जो काम हो चुका होता है ना, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं लगाया, क्या लगाया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जानते हो, ये जो हियर एंड देयर है, ये सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आता, यहाँ पे ये सेंटेंस की शुरुआत में लगाया है। तो आप एक चीज मार्क कर रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, लेकिन ये बात तो मैं अभी बता ही नहीं पाऊंगी आपको। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्जन का पोर्शन है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि यहाँ पे इस पॉइंट को देखकर आप यहाँ एक पॉइंट तो लिख लो, सी इन्वर्जन। यानी इन्वर्जन का मतलब
सब्जेक्ट के पहले वर्ब क्यों आया वो मैं इन्वर्जन में पढ़ाऊंगी। मैं अभी जो आपको पढ़ाऊंगी बस इतना समझाऊंगी क्या कि देखो हियर कम्स अ चीफ गेस्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों लगा, क्योंकि एक्सक्लेमेशन के साथ उस एक्शन को बोला जा रहा है जो अभी हो रहा है या अभी अभी हुआ है। जैसे किसी की फ्लाइट जा रही है तो मैं कहूंगी देयर गोज हिज प्लेन, हियर ही कम्स, देयर ही गोज। ये सब क्या है, ये सब एक्सक्लेमेशन के साथ बोला जा रहा है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो रहा है। समझ में आया? लिखो नीचे। जब हम एक्सक्लेमेशन के साथ मतलब विस्मय के साथ, एक्सक्लेमेशन के साथ उस एक्शन को व्यक्त करते हैं, when we exclaim and mention an action, exclaim and mention an action, जो एक्शन अभी अभी हुआ है या हो रहा है, that has taken place just now or is going on, that has taken place just now or is going on, तो हम कॉमा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, कॉमा वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जरा देख लो उसका बफरिंग का क्या प्रॉब्लम है। यस, एक्सक्लेमेटरी साइन होगा उत्पल, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा समर सुबह के बैच का टाइमिंग कुछ नहीं है, वो बैच मैं सिर्फ इसलिए चला रही हूँ 9 से 11 क्योंकि उसमें जो चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं ना वो एडिशनल आपका होता जा रहा है, ताकि जिनको जल्दी खत्म करना है वो देख ले उसको भी। 9 से 11 है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, हालांकि कल उसकी क्लास नहीं है, ठीक है, कल उसमें मैंने ब्रेक लिया हुआ है। अब आओ ये देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि ये दोनों एक्शन अभी हो चुका या अभी हो रहा है, जैसे वो जा रहा है और ये चीफ गेस्ट आ चुके, ठीक है, लेकिन इन दोनों एक्शन में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों किया, क्योंकि हम एक एक्सक्लेमेशन के साथ, एक्सक्लेमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, एक्सक्लेमेशन के साथ हम इस एक्शन को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि हियर और देयर पहले लगाया, लेकिन हियर और देयर ये बता रहा था कि ये इन्वर्जन क्यों हुआ, लेकिन इन्वर्जन में अभी नहीं पढ़ाना चाहूंगी क्योंकि अब लोग बिल्कुल शुरुआती पोर्शन में हो। हालांकि वर्ब एडवांस में इसको मैं करा चुकी हूँ और वर्ब एडवांस चैप्टर मॉर्निंग में चलता है दूसरे बैच में, उसका पूरा कंप्लीट क्लास हो चुका है, वो देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, उसमें होगा आपका सेव्ड। लेकिन मैं यहाँ टेंस पढ़ा रही, मैं कह रही हूँ देखो काम हो चुका, काम हो रहा है, फिर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो रहा है। ये किताब लिखी जा चुकी, खत्म मामला है, ये नॉवल भी बहुत पहले लिखा जा चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत पहले लिखा जा चुका है, लेकिन इनका रेलेवेंस आज है, इसीलिए इनका हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाए, ठीक है। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों है, इसीलिए है क्योंकि एक्सक्लेमेशन के साथ, जोश के साथ कोई ऐसे एक्शन को बताया जा रहा है जो एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ लगा रहे हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, देख लो, जो एक्शन अभी भी हो चुका, जो एक्शन हो रहा है, किताब बहुत पहले लिखी जा चुकी है, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा रहे हैं। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट में,
हो गया। देखो आपको ऐसा सेंटेंसेस दिखता है न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में, है ना, ये सिर्फ हेडलाइंस है। क्या है? बस हिट्स कार। भाई हिट कर चुका और 2 लोग मारे भी जा चुके, लेकिन फिर भी लिखा रहा है बस हिट्स कार। ठीक है, अब अगर ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा लग रहा है कि हिट्स क्यों लगाया है, तो देखो जरा 9 दिन के बाद तो रेस्क्यू करने वालों को तो क्रैश्ड जो प्लेन था उसका मलबा मिला है ना, तो उनको मिला है, तो फाउंड होना चाहिए था, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, लेकिन रेस्क्यूअर्स फाइंड लिखा है। रेस्क्यू करने वाले यानी बचाव करने वाले लोगों को मिला है। अब फिर से ऐसा क्यों है जरा देखो, देखो इस सेंटेंस में विराट कोहली की बात कर रहे हैं। हिट्स द बॉल, हिट कर चुका, खत्म मामला, और वो बॉल जो है बाउंड्री लाइन के क्रॉस जा चुका, खत्म मामला में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जो वहां पे बैठ के कमेंट्री बोल रहे हैं वो बहुत उत्सुकता के साथ कहते हैं कोहली हिट्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। क्यों? जबकि सामने खत्म हो चुका मामला, ये भी खत्म हो चुका, ये भी खत्म हो चुका। देखो यार ध्यान से, इन दोनों को आप न्यूज़पेपर में देखते हो और न्यूज़पेपर का ये हेडलाइंस होता है और ये स्पोर्ट्स का कमेंट्री है। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में और स्पोर्ट्स के कमेंट्री में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, वो आपको लाइव फील कराता है। लाइव कैसे फील कराएगा? जैसे कोई, अगर मैं ड्रामा का यहाँ पे मैं डायरेक्टर हूं तो मैं एक्टर को कहूंगी देखो तुम यहाँ खड़े हो, उधर से वो आती है, आप उसके तरफ देखते हो, वो आपको बताती है, आप देखते हो, वो आती है। क्यों बोल रही हूं मैं? कि इसलिए कह रही हूं कि जो एक्टर होगा ना, फिर वो उसको इमेजिन करने लगेगा, अच्छा मैं यहाँ खड़ा हूं, उधर से वो आती है, तो वो आगे जाके उसको जो करना है उसको उसी समय वो इमेजिन करने लगता है, और फिर डायरेक्टर जो चाहता है एक्टर उसी को सोचने लगता है कि मुझे ऐसे ही करना है। सेम चीज यहां पर भी होता है, क्योंकि आप जब कहते हो बस हिट्स कार, तो आप उसको इमेजिन करते हो, वो आप उसको विजुलाइज करने लगते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको हेल्प करता है विजुलाइज करने में। इसलिए कई बार न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज में देखोगे कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है तो उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाया जाता है, और वहीं पर जो आप पढ़ोगे ना सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। द मैन एंटर्स द बेडरूम, ही हिट्स द चाइल्ड, ही हिट्स हिज मदर। तो वो क्या हुआ? देखो, द एक्यूज्ड एंटर द बेडरूम, यानी कि जो आरोपी हो बेडरूम में अंदर आता है। आता है का मतलब तो रूटीन एक्शन है। अगर मैं कहूं मैं यहाँ आती हूं तो ये तो मेरा रूटीन एक्शन है, लेकिन मैं कह रही हूं कि वो आता है और वो बच्चे को हिट करता है, फिर उसकी माँ को हिट करता है, तो ये सारा देखो ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में पास्ट एक्शन भी तो व्यक्त कर रहे हैं। इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री में ऐसा लैंग्वेज यूज किया जाता है ना कि जो पढ़ने वाला या जो सुनने वाला है उसको मस्तिष्क में उसको विजुलाइज करने लगे। और न्यूज़पेपर का एक और खासियत है, ध्यान दो, न्यूज़पेपर में कम से कम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वरना देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आप एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है ये, तो होना चाहिए था अ बस हिट्स अ कार, और उसके बाद होना चाहिए था कि 2 लोग मारे गए, तो ठीक है प्रेजेंट टेंस ही लगाना है आपको अकॉर्डिंग टू रूल, तो
तो टू आर किल्ड होना चाहिए था, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में किल्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना, ये पैसिव वॉइस है। डाई का मतलब तो नेचुरल डेथ होता है, किल्ड मतलब जब खून बहता है और थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह में किल्ड होता है। अब टू आर किल्ड होना चाहिए था अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी मान रहे हो तो। लेकिन देखो जरा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गायब कर दिया, यहां से आर्टिकल गायब कर दिया। उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये है कि कम से कम शब्दों में वो लिखना चाहता है हेडलाइन, ताकि जो पढ़ने वाला हो ना उसको मेहनत ना लगे पढ़ने में। क्योंकि रेल की वहां, क्योंकि आपको पता है सड़क के पटरियों में पड़ा रहता है न्यूज़पेपर्स, है ना, या फिर सामने से कोई पेपर वाला बहुत तेजी से लेके गुजरता है, तो हमारे पास समय नहीं रहता कि हम इतने ढेर सारे वर्ड्स को पढ़ सके। बस नजर पड़ी, पढ़ा गया तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तब रोकते हैं लाओ और पेपर दो। इसलिए ध्यान रखना, आपको हेडलाइंस अगर क्रिएट करना होता है ना, जैसे 2008 के समय में एसएससी मेंस में, प्री में तो इंग्लिश होता ही नहीं था, मेंस में इसी को बताने में एक पूरा क्लास हमारा लगता था कि हेडलाइंस कैसे इफेक्टिव, छोटा और कैसे बनाया जाता है। ध्यान रखना, ये भी एक कला है न्यूज का हेडलाइंस बनाना। और यहां पर भी क्यों बताया गया, क्योंकि ताकि जीवंत बनाया जा सके, है ना। अब दोनों का एक साथ लिखो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस न्यूज़पेपर हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड स्पोर्ट्स कमेंट्री ताकि एक्शन को जीवंत बनाया जा सके, so that the action becomes live, एक्शन को जीवंत बनाया जा सके, so that the action becomes live, और हम उसे इमेजिन कर सके, and we can visualize it, इमेजिन या विजुलाइज कुछ लिख देना, और हम उसे विजुलाइज कर सके, एंड वी कैन इमेजिन इट। यस, इंडिया विंस मैच बाय 10 रन्स, देखो बिल्कुल सही होता है ना, क्योंकि इंडिया जीत चुका, हेडलाइन में तो यही लिखा आता है, इंडिया विंस मैच बाय 5 विकेट्स। ठीक है, क्लोज टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज इजी ही आता है सचिन। अब अगर आप पीओ के क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना, एसएससी का उठाओगे तो इजी ही आता है। बताओ, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नेक्स्ट आओ,
लिया? देखो ध्यान से, पीएम लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक। अभी बताया मैंने कि एक्शन जो खत्म हो गया, जीवंत बनाना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा दिए, क्योंकि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में वो इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आगे फ्यूचर की बात कर रही हूं, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस तो टोटल कंफ्यूज करके मैंने रख दिया क्या, कि जो रूटीन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो लास्ट क्लास में बताया था। फिर कहा जो किताबें छप चुकी लेकिन फिर भी वही लिखी हुई है ना आज भी उसमें, तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर मैंने कहा कि चीफ गेस्ट आ चुके या उसका फ्लाइट देखो जा रहा है, तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद मैंने कहा कि जो न्यूज़पेपर में कल जो हो चुका घटना, लोग मारे गए, इंडिया मैच जीत चुका, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब पास्ट का सिंपल बना दिया प्रेजेंट टेंस, और अब देखो फ्यूचर का भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। ये कंफ्यूज करता है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू में नहीं पढ़ाती हूं मैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। खुद सोचो, प्राइम मिनिस्टर का अगले 3-2 महीने का उनका बिल्कुल तय रहता है कब वो क्या करेंगे। मैं कहना चाह रही हूं कि नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर जापान जा रहे हैं। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा, लेकिन फ्यूचर का एक्शन है तो सिंपल फ्यूचर तो बिल्कुल सही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बता दिया है कि निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते ही हैं, ये तो है ही। और ये भी 2+ वर्ब का बेस फॉर्म, ये भी आप यूज करते हो कब, 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आई एम टू गो, है ना, कहते हैं ना, तो आई एम टू गो। अगर मैं इज टू लीव, आई एम टू गो यानी द प्राइम मिनिस्टर इज टू लीव, यानी देखो ये भी फॉर्मेशन सही है। इसका मतलब ये चारों फॉर्मेशन सही है और ये चारों निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन ही बता रहे हैं। ये हमने वर्ब में पढ़ा है, वर्ब में हम लोग पढ़ते हैं ये कि बी का फॉर्म इज, तो बी का फॉर्म है 2+ वर्ब का बेस फॉर्म, ये निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन बताता है। इज MR + V1 ING प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ चुके हैं कि प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। विल तो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता ही है, और ये अभी नया चीज पढ़ा कि निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लगाते हैं। लिखो नीचे 1, 3 और 4 ऐसे स्ट्रक्चर है। 1, 3 and 4 are such structures जिसका प्रयोग निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन के लिए किया जाता है, which are used for planned action of near future, which are used for planned action of near future, जिनका प्रयोग निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन के लिए किया जाता है, which are used for planned action of near future। ठीक है। और सेकंड में विल है, विल शाल वाले वाक्य तो फ्यूचर के होंगे ही होंगे, है ना, इसे सेकंड का लिखना, विल / शाल वाले वाक्य फ्यूचर में ही होते हैं। Sentences of will and shall come in only future tense। will और shall वाले वाक्य तो फ्यूचर के ही होते हैं। Sentences of will and shall come in future tense। अब आओ वापस, मैंने अभी कहा था कि न्यूज़पेपर के लिए सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा न्यूज़पेपर के लिए है, क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल प्लान्ड एक्शन के लिए यूज होता है। अब आओ वापस, पीएम के आगे द लगना चाहिए था, मैंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया बताओ तो? पीएम के आगे द इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पीएम के आगे द नहीं लगेगा। अगर द, ए, एंड सब गायब किया था मैंने, क्या कहा था? अ बस हिट अ कार होना चाहिए था। मैंने कहा अ नहीं लगाओ, कार के आगे भी ए मत लगाओ। क्यों? हमें हेडलाइन छोटा रखना था, कम शब्दों का होगा तो फट से पढ़ लेंगे
और कम शब्दों के हेडलाइन सिखाने का तो मैंने कहा ना, एक कला होता है जो पूरा एक एक दो दो क्लास तो उसी में चलता था कि कैसे बनाओगे इसका हेडलाइन, ये बताओ पहले। तो वही यहाँ पे हमने द हटा दिया। अगर कहोगे जनरल वाक्य बनाना है तो द लगा दो पीएम, ठीक है। अब आओ वापस चलो यहाँ पे, अगर मैं इन चारों में पीएम को हटा के मैं खुद को रख लूं, ठीक है ना, तो मैं कहूंगी आई विल लीव फॉर जापान नेक्स्ट वीक, एकदम चलेगा। आई एम लीविंग फॉर जापान नेक्स्ट वीक, बिल्कुल चलेगा। आई एम टू लीव फॉर जापान नेक्स्ट वीक, ये भी चलेगा। निकट भविष्य का प्लान एक्शन मतलब दिखाया जा रहा है कि मान लो कि ही लगा दूं तो ही इज टू लीव फॉर जापान, ये भी चलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं आई लीव फॉर जापान नेक्स्ट वीक तो चलेगा? अच्छा नहीं लगेगा सुन के। क्यों? क्योंकि अगर मैं कह रही हूं आई लीव फॉर जापान नेक्स्ट वीक तो अच्छा नहीं लग रहा है सुन के। लेकिन अगर वही मेरी कंपनी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहेगी कंपनी में, द डायरेक्टर लीव्स फॉर जापान नेक्स्ट वीक, तो चलेगा। कारण क्या है कि ऑफिशियल प्लान एक्शन के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, वरना ये सारे के सारे तो फ्यूचर के ही तो प्लान एक्शन है ना। इसीलिए ध्यान रखना, अनौपचारिक के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। लिखो नोट, आई लीव फॉर जापान नेक्स्ट वीक काट दो, लिखो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में तभी होता है, इस स्ट्रक्चर मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग फ्यूचर में तभी होता है, simple present tense is used for future only when planned action official हो तो, only when the planned action is official। जब planned action official हो तो, only when the planned action is official। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? बस यही था सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में वापस आओ। अब अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में वापस आके आपसे बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक तो वो जो बुक वाला था ना, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू प्रॉपर्टी और ये सब जो था, है ना, तो वो क्वेश्चन आया था और उसमें ये क्वेश्चन था, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटी राइट टू प्रॉपर्टी करके था, ठीक है ना। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी बहुत पहले खत्म हो गया हमारा। उसके बाद एक जो इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है एस ई एस के साथ, वो वाला वो स्ट्रक्चर। फिर थोड़ा सा इन्वर्जन वाला जो क्वेश्चन होता है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब लग जाता है उसके बाद नहीं। तो ये सब सेंटेंसेस में ध्यान रखना आप थोड़ा सा कि वो क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस है या स्पोर्ट्स की कमेंट्री है वो सब नहीं आता, उसके कारण ये भी नहीं आता। इसका कारण ये है कि ये दिनचर्या में आपको दिखता है तो आप कंफ्यूज होते, भाई न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में इंग्लिश क्यों रॉन्ग लिखा है, कल खत्म था, मामला हो चुका, फिनिश्ड है, फिर क्यों लिखा है? तो इसलिए लिखा रहता है ताकि उस वाक्य को जीवंत बनाया जा सके, लाइव महसूस कराया जा सके, आप में एक फीलिंग जगाया जा सके जो जोश लगाए, है ना, जो जोश जगा दे। बताओ, खत्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस से? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलो अब आओ सिंपल पास्ट टेंस।
और सिंपल पास्ट टेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन से इससे आते हैं, इसलिए पहले इसमें सारे सेंटेंसेस लिखो। सिंपल पास्ट के क्वेश्चंस बना रही हूं मैं। अभी पहले क्वेश्चन लिखो, मैं समझाती हूँ। आई एम गोइंग टू जापान नेक्स्ट वीक, बिल्कुल सही है अमित। रेगुलर रूटीन और इरेगुलर रूटीन में ये फर्क है। जैसे मैं आपको रेगुलर रूटीन में पढ़ाने आती हूँ, है ना, और भूकंप का आना, बाढ़ का आना, सुनामी का आना, ये भी तो रूटीन ही है, लेकिन ये इरेगुलर है। देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अगर बात कर रहे हो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर गोइंग टू नहीं है। इज एम आर गोइंग टू एक मॉडल है जो निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन की बात कर रहे हैं। सुमन, विमेन्स कोई वर्ड ही नहीं होता है। विमेन में एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो महिलाओं का होगा। एक महिला है तो वुमेन है, MEN। महिलाएं हैं तो विमेन है, MEN। और विमेन में एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो महिलाओं का हो जाएगा। ही इज टू गो बिल्कुल सही है अभिनव। इसका मतलब होता है कि वो बस जाने वाला है। ठीक है, चलो लिख लिया। अब देखो जरा ध्यान से, कहते हैं मैं मुंबई पहुंच चुकी हूं। जैसे कोई फोन करता है
तो आप कहते हो मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, कहेगा कब आए, तो कहोगे मैं कल रात में ही पहुंच चुका हूं। अब हमारी आदत है ट्रांसलेशन करने की। ट्रांसलेशन वाले सिखाते हैं कि चुका है, चुकी है में खत्म होता है, तो हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। वही लगाया, लेकिन भाई ये पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ ही नहीं सकता। ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या? हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैसे पता? भाई हैज हैव है ना, प्रेजेंट तो दिख ही रहा है, ठीक है। और जब भी थर्ड फॉर्म आता है तो वो परफेक्ट कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट के साथ आना चाहिए, पास्ट टाइम के साथ हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। उसी तरह से कि मेरी माँ बस 2 मिनट पहले ही तो कॉल की थी, 2 मिनट पहले ही तो कॉल की थी। फिर कहते कॉल की थी, तो पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट है, तो हैज हटा के हैड लगा देंगे तो भी तो पास्ट हो जाएगा। ये तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, वो बताता है पास्ट का पास्ट, यानी 2 एक्शन हुआ था तो जो ज्यादा पास्ट था उसके लिए। आप ये सब हटाओ, सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओ, दैट इज कॉल्ड, यानी हैड प्लस V3 नहीं, अगेन V2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एगो बता रहा है पास्ट टाइम, यानी जहां पर भी पास्ट का एहसास हो आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओगे। लिखो 1 और 2 का एक्सप्लेनेशन। लिखो, जहां भी भूतकाल का समय दिया हो, if we see a past time in the sentence, तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। We will use second form of verb, तो हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। We will use second form of verb। ठीक है, देखो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों यूज कर दिए। क्या सिखाया इसमें? बस इतना ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूं आज सुबह ही, बस कह देते हैं आई हैव रीच्ड दिल्ली टुडे इन द मॉर्निंग। अरे टुडे इन द मॉर्निंग खत्म मामला, अब शाम हो चुका, तो आपको लिखना पड़ेगा आई हैव रीच्ड नहीं, आई रीच्ड, सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। और इसके आपके वॉल्यूम 1 में ही देखोगे 4-5 क्वेश्चंस तो इसी पर है, आए हुए क्वेश्चंस है, क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ये गलत बोलते हैं। ठीक है, अब थर्ड में आओ। जब मैं मुंबई में थी तो मैं रोज बीच पे जाया करती थी। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है ना, उसका प्रयोग हम भूतकाल के लिए, एक्शन के लिए करते हैं, भूतकाल का जो रूटीन होता है ना उसके लिए भी करते हैं। क्योंकि देखो ना, मैं रोज जाया करती थी, लेकिन बाय चांस अगर आपको ये दे दिया और एक ऑप्शन दिया आई यूज टू गो टू द बीच डेली व्हेन आई वॉज इन मुंबई, तब आप इसको प्रेफर करना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये यूज टू प्लस वर्ब का जो बेस फॉर्म है ना, ये सिर्फ पास्ट रूटीन ही बताता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ पास्ट रूटीन बताता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक बार खत्म हुआ वो भी बताया। मेरी माँ ने एक बार मुझे फोन किया, वो भी हुआ। मेरी माँ ने अभी अभी फोन किया था, है ना, और रूटीन भी बताता है। तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई मैं गई थी बीच में, यहां तक पहुंचती थी, अच्छा इसका मतलब है डेली जाती थी। तब यहां पहुंचने के बाद मुझे समझ में आया कि ये रूटीन है, एक बार की बात नहीं है। तो इतना कंफ्यूजन ना हो। और हमारे भाषा में सबसे इंपॉर्टेंस क्या, किस बात का होता है? क्लैरिटी का, ताकि जो बोला वही समझने वाला वही समझे, इसीलिए ये प्रेफर किया जाता है। लिखो थर्ड का एक्सप्लेनेशन। भूतकाल के
रूटीन एक्शन के लिए, फॉर रूटीन एक्शंस ऑफ पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है. वी कैन यूज सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है. वी यूज सिंपल पास्ट टेंस. लेकिन बट सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म फर्स्ट चॉइस होना चाहिए. सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस फॉर्म मस्ट बी द फर्स्ट चॉइस. इसीलिए लिख लेना, आई यूज टू गो टू बीच डेली व्हेन आई वॉज. ये वाला फॉर्मेशन बेटर कर देना, आई यूज टू गो. ये हो जाएगा तो बेहतर होगा. हरमन, आप मुझे ना वर्ब एडवांस के क्वेश्चन मॉर्निंग में पूछ लेना, क्योंकि अभी पूछते हो ना तो स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस होगा, उनको लगेगा कि ये क्या जवाब दे रही हैं. टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो अभी, और बाकी कुछ और है तो बोलो. कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आओ फोर्थ में. फोर्थ का देखो मेन प्रॉब्लम क्या है, और वो ये है कि स्ट्रक्चर क्या होता है. सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है. लेकिन नेगेटिव जो होता है ना, उसमें जब आप डिड नॉट लगाते हो तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. ये ध्यान रखना. यानी डिड नॉट सेंट नहीं होगा, डिड नॉट सेंड होगा. ये इंपॉर्टेंट है फोर्थ में कि आपको क्वेश्चंस स्ट्रक्चर से भी देता है. डिड नॉट सेंड करो. क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? ये है आपके स्ट्रक्चर. बताओ कोई प्रॉब्लम है तो यहां तक क्लियर? सो ध्यान रखना, हमारा स्ट्रक्चर से भी सेंटेंस होगा. मान लो अगर मैं ये कहूं, वाई यू डिडंट कम यस्टरडे. ठीक है ना? वाई देखो जरा, you didn't come yesterday. अरे भाई, जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो you didn't come थोड़ी होगा. You didn't come तो इसका शॉर्ट फॉर्म है. did not का शॉर्ट फॉर्म didn't होता है. didn't मत बोल देना, didn't होता है. अब जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो did को उठा के आगे बिठाओगे, और अगर not चिपका हुआ है तो not के साथ ही आगे जाएगा, है ना? क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म होना चाहिए ना, यानी इंट्रोगेटिव फॉर्म होना चाहिए क्वेश्चन में. इसलिए होगा फोर्थ में डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे डिडंट पहले फिर सब्जेक्ट, तब क्वेश्चन मार्क होगा. पूछिए कोई क्वेश्चन है तो? नहीं, अभिनव बिल्कुल नहीं. आई वेंट टू बीच होगा, व्हेन आई वॉज इन मुंबई. ठीक है, अब आओ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे. आई विश आई वॉज अ बर्ड. गलत हो जाएगा ये, आई वर अ बर्ड होगा. आई के साथ वॉज आता है, आई के साथ तो वॉज ही लगता है, हालांकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट ही है. लेकिन मैं कह रही हूं काश में पंछी होती, तो तीन तरह की चीजें मैं बोल सकती हूं. अगर मैं कहूं मैं डॉक्टर हूं तो आई एम ए डॉक्टर. मैं डॉक्टर थी तो आई वॉज ए डॉक्टर. काश होती
तो ना मेरे पास am बचा ना ही was बचा। इसका मतलब है कि टोटल कंफ्यूजन है कि क्या लगाऊं। आ जाओ इसमें देखो, वो ऐसे चलता है मतलब चलता है, रूटीन है तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पूरी धरती उसी की हो, अब पूरी धरती तो उसकी है नहीं, लेकिन जैसे पूरी धरती उसी की हो, इसका मतलब प्योर इमेजिनेशन है। वर्तमान में अगर प्योर इमेजिनेशन दिखाना है, काश में पंछी होता, ये एकदम प्योर इमेजिनेशन है। तो हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ईडी लगाओ, सिर्फ वॉस को छोड़कर। अगर कहूं मैं पंछी होती तो आई वर अ डॉक्टर। काश मैं पूरी दुनिया, अगर कहें कि ऐसे चलता है जैसे पूरी दुनिया उसी की हो, तो द होल अर्थ बिलोंग्ड है। जैसे एक और सेंटेंस आपको दिखाते हैं। अगर मान लो मेरी गाड़ी कहीं खराब है, मैं वहां पे रुकी हुई हूं और आप मुझे देखोगे, कहोगे क्या हुआ, आपकी गाड़ी को क्या हुआ, तो मैं क्या कहूंगी, काश मैं जानती कि मेरी गाड़ी को क्या हुआ है। मतलब पता ही नहीं कहां क्या खराबी है, काश मैं जानती मेरी गाड़ी को क्या हुआ है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि आई विश, मैं जानती हूं कि नहीं जानती हूं, नहीं जानती हूं, इसलिए मैं इमेजिन कर रही हूं कि काश मैं जानती। प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। आई विश आई न्यू, क्या न्यू, वॉट इज रॉन्ग विथ माई कार। मतलब मेरी गाड़ी में तो खराबी है ही, ये कोई इमेजिनेशन तो है ही नहीं। मेरी गाड़ी में खराबी है तो व्हाट इज रॉन्ग विथ माई कार, गाड़ी में खराबी है। और काश का इंग्लिश होता है आई विश। काश मैं जानती, मैं नहीं जानती हूं तभी तो इमेजिन कर रही हूं काश मैं जानती। देखो आई न्यू, ये प्योर इमेजिनेशन बता रहा है। कब का, प्रेजेंट का, क्योंकि अभी मैं खड़ी हूं और परेशान हूं और मेरी गाड़ी में खराबी तो है ही, यानी ये तो रियलिटी है, ये तो प्रेजेंट की रियलिटी है, वो तो खराबी है ही। लेकिन काश मैं जानती, वो देख लो, बताओ कोई प्रॉब्लम। ठीक है, उत्पल दोनों सही है। Why didn't you come yesterday and why did you not come yesterday, दोनों सही है। ठीक है, नॉट को वहां से उठा के चिपका दिया ना डिड को के साथ, तो आगे एक साथ चला गया। समझ में आया, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानना। लिखो, प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए, वर्तमान की कल्पना के लिए, फॉर प्रेजेंट इमेजिनेशन हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। वी यूज सेकेंड फॉर्म of verb with all the subjects. We use second form of verb with all the subjects. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना was को छोड़कर, was को छोड़कर, except was। चंदन, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म भी लगता है, लेकिन उसको मैं अभी नहीं बताऊंगी। उसका रीजन क्या है कि वुड पास्ट रूटीन के लिए जब आता है ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है, लिमिटेशंस के साथ आता है, और वो लिमिटेशंस में आपको मॉडल में पढ़ाऊंगी, इसलिए रुक जाओ अभी इसको, वो अभी यूज मत करना। 6 का फिर से बता दें, मैं कह रही हूं वो ऐसे चलता है। देखो चलता है इस रियलिटी, प्रेजेंट रियलिटी है, क्योंकि उसे चलने का तरीका ही अजीब है। कैसा है, जैसे पूरी धरती उसी की हो, ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन है, उसकी धरती थोड़ी है।
वही मैंने यहाँ कहा, काश मैं जानती, नहीं जानती हूँ, यही तो प्योर इमेजिनेशन है। मेरे गाड़ी में क्या खराबी है, खराबी तो है इसलिए इस लगाया है ना। वो ऐसे चलता है इस रियलिटी, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसीलिए ध्यान रखना, सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, किसको छोड़कर, वॉस को छोड़कर, है ना। इसलिए आई के साथ भी वॉस है। अब आओ 7th में, यही चीज इसमें बताया है मैंने। देखो यहां पर मैंने अधूरा सेंटेंस दिया, काश में पंछी होती। अगर आप पूछोगे तो क्या होता, तब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर मैं पंछी होती, इसका मतलब है अगर होती तो क्या करती, वो इंपॉर्टेंट है ना। और ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। चलो सबसे पहला कंडीशनल सेंटेंस हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। हम लोग टेंस के अंदर ही कंडीशनल सेंटेंस खत्म करते हैं ताकि उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ सके। फिर बाद में फिर से एक बार देखते हैं, और उस समय तो आधे घंटे में खत्म हो जाता है क्योंकि हम सब पढ़ चुके होते हैं। आ जाओ कंडीशनल सेंटेंस का पहला टाइप, दैट इज प्योर इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट। एक्सेप्ट वॉस का मतलब हुआ वॉस इस्तेमाल नहीं कर सकते संजीत। आप वर्ड लगा रहे हो, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगा रहे हो। व्हाट इज रॉन्ग विथ माई कार इंट्रोगेटिव नहीं है, वहां बता रहा है कि मेरे गाड़ी में क्या खराबी है। ये आप इंट्रोगेटिव थोड़ी है, व्हाट इज रॉन्ग कहते हैं ना, व्हाट वहां पे सब्जेक्ट है। ये 3 सेंटेंसेस में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। देखो जरा, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पंछी होती, ये क्या है, इमेजिनरी पोजीशन है ना। अगर मेरे पास 2 घर होते, 2 घर मेरे पास होते, इसका मतलब है मेरे पास नहीं है, इमेजिन कर रही हूं, तो ये इमेजिनरी पोजेशन है। देखो ये इमेजिनरी पोजेशन है।
और इन दोनों को हम कब बोलेंगे, देखो ध्यान से। आप किसी को माफ किए जा रहे हो तो मैं कहूंगी अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो माफ नहीं करती। प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात कर रही हूं, यानी तुम हो इसलिए कर रहे हो, मैं होती तुम्हारी जगह। प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। दूसरा, अगर आप कहोगे कि मुझे घर की जरूरत है, यहाँ मिल ही नहीं रहा, मैं कहूंगी अगर मेरे पास 2 घर होते ना तो एक मैं आपको दे देती। इसका मतलब मेरे पास 2 घर नहीं है, प्रेजेंट की बात कर रही हूं। दरवाजे पे कोई खड़ा है, आप कह रहे हो खोलो